वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 4 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न साथियों है, नागेश ट्रॉफी जीता है तो किस राज्य ने जीता है नागेश ट्रॉफी साथियों? 23 से 24 वाला तो कर्नाटक ने जीता है नागेश ट्रॉफी 2023 से 24 साथियों। और उपविजेता कौन था? आंध्र प्रदेश। साथियों देखो, आंध्र प्रदेश में ही है नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व, गुजरात में है साथियों ब्लैक बक नेशनल पार्क, और महाराष्ट्र में साथियों बोरीविली नेशनल पार्क जो आपका है ये महाराष्ट्र में है। साथियों ये नागेश ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से? क्रिकेट से है। लेकिन साथियों यहां से एक महत्वपूर्ण बात ये है कि यह पुरुषों का राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है नागेश ट्रॉफी साथियों। देखो, अब जीता है कर्नाटक ने और उपविजेता कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। याद रखना, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। अब जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर में है इसरो का हेडक्वार्टर। साथियों बेंगलोर में ही है भारत का पहला तितली उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। साथियों राज्यसभा का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का वर्णन किया गया अनुच्छेद 81। संसद का गठन किया गया है अनुच्छेद 79 में साथियों। किस अनुच्छेद में? तो 79 में। याद रखना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में किसका चयन हुआ है? साथियों अभिनव बिंद्रा का चयन हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में। अब साथियों हम जानेंगे ओलंपिक खेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किया गया था एथेंस यूनान में किया गया था। कब किया गया था? 1896 में किया गया था आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन साथियों। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पियरे डी कुर्बतने के द्वारा किया गया था, जो फ्रांस के थे। किसके द्वारा? पियरे डी कुर्बतने के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी साथियों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डिमित्रियासा विकेलासा। कौन थे? डिमित्रियासा विकेलासा थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष और इनका कार्यकाल था 1894 से 1896 साथियों। और कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना? 1894 में हुई थी। साथियों वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे? सर दोराबजी टाटा। वर्तमान में कौन है भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो साथियों, ओलंपिक मसाल को जलाने का आरंभ किस ओलंपिक में किया गया था? तो साथियों एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया था 1928 में। ओलंपिक में मसाल जलाने की साथियों शुरुआत कब की गई थी? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया था। साथियों ओलंपिक खेलों के शुभंकर की परंपरा का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा आरंभ कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। मैक्सिको सिटी ओलंपिक में किया गया था। किस ओलंपिक में किया गया था? मैक्सिको सिटी ओलंपिक में ओलंपिक खेलों के शुभंकर की परंपरा की शुरुआत की गई थी 1968 में साथियों। अब बात करते हैं ओलंपिक ध्वज के बारे में। तो देखो, ओलंपिक ध्वज का निर्माण बैरोन पियरे डी कोबोट्रिन ने के निर्देशन में किया गया था। किनके निर्देशन में किया गया था ओलंपिक ध्वज का निर्माण? तो बैरोन पियरे डी कोबेटीन के निर्देशन में किया गया था और इसने सर्वप्रथम वर्ष 1920 में
एडवर्ब ओलंपिक में इसे फहराया गया साथियों। यानी कि मैंने क्या बोला आपको कि ओलंपिक ध्वज की शुरुआत जो की गई थी वो 1920 के एडवर्ब ओलंपिक में किया गया था। और यह किनके निर्देशन में इस ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया था? तो बैरोन पियरे डी कोवोट्रीन के निर्देशन में किया गया था। इमेज में आपको दिख रहा होगा साथियों, यही है ओलंपिक ध्वज साथियों। देखो, रेशमी कपड़े से बने ध्वज की पृष्ठभूमि क्या है? सफेद है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा साथियों, जिसमें 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हैं। आपको दिख रहा होगा साथियों, ये 5 अलग अलग रंग के वृत्त हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। और यह जितने भी साथियों वृत्त हैं ये सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि नीला रंग जो है ये यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, पीला एशिया का, अफ्रीका का काला है साथियों, ऑस्ट्रेलिया का हरा है, अमेरिका का लाल है, और अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप साथी शामिल हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को किस रंग से सूचित किया गया है? लाल रंग से, यूरोप को नीला रंग से, एशिया को पीला रंग से, अफ्रीका को काला रंग से, ऑस्ट्रेलिया को हरा रंग से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों है। तो साथियों मैंने भी इतना सारा आपको बताया ओलंपिक के बारे में, तो आप बताओ ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? लंदन ओलंपिक जो हुआ था वर्ष 2012 में हुआ था। में पहली बार सऊदी अरब, कतर एवं बुर्नोई ने महिला एथलीट भेजे थे। यानी कि सऊदी अरब, कतर और बुर्नोई ने महिला एथलीट जो भेजे थे वो पहली बार भेजे थे। कब? 2012 में। किस ओलंपिक में? लंदन ओलंपिक में। भारत ने ओलंपिक में अपना पहला दल वर्ष 1920 में शामिल किया था। 1920 एडवर्ब बेल्जियम ओलंपिक में साथियों शामिल किया था भारत ने अपना पहला दल, जिसमें भारत ने कुल 6 खिलाड़ियों को भेजा था। कितने खिलाड़ियों को साथियों भारत ने पहली बार भेजा था ओलंपिक में? 6 खिलाड़ियों को। कहां? तो एडवर्ब ओलंपिक 1920 में। साथियों ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह साथियों थे। कब गए थे ये? 1960 में गए थे और 400 मीटर की दौड़ में गए थे। साथियों ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह थे। कब? 1960 में गए थे। कितने मीटर की दौड़ में? 400 मीटर की दौड़ में साथियों। ये था ओलंपिक के संबंध में आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न। साथियों मैं प्रत्येक दिन आपको करवाता हूं करंट अफेयर विथ स्टैटिक। अगला प्रश्न हमारा है, आरबीआई ने किस फिनटेक कंपनी पर नए ग्राहक जोड़ने और अकाउंट में राशि जमा करने पर रोक लगा दी है? तो पेमेंट साथियों, पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने साथियों रोक लगा दी है कि यह नया ग्राहक नहीं जोड़ सकते हैं और अकाउंट में राशि जमा करने पर रोक लगा दी है। आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने के लिए ऐसा किया गया है साथियों। अब देखो आरबीआई ने ऐसा किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। इसके गवर्नर कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आप। देखो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक अर्थात पीपीबीएल की लगभग सभी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। ये पीपीबीएल जो है ये पेटीएम की सहायक कंपनी है। तो जानते हैं पेटीएम के बारे में साथियों। देखो पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में। पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में हुई थी और पेटीएम के फाउंडर और वर्तमान में सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है। कौन है साथियों? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो अंतरिम बजट 2024 से 2025 में केंद्र सरकार ने साथियों 47.66 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए कि अंतरिम बजट 24 से 25 में केंद्र सरकार ने 47.66 लाख करोड़ खर्च करने का बजट रखा है। देखो साथियों यह बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है और निर्मला सीतारमन देश की पहली पूर्वकालीन महिला वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमन ने पहला बजट 2014 में पेश किया था और इस बार जो 2024 में बजट पेश किया गया है ये लगातार निर्मला सीतारमन ने 6ठी बार संसद में बजट पेश किया है साथियों। अब साथियों देखो प्रथम महिला वित्त मंत्री जो थे वो थे इंदिरा गांधी और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था और यह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब साथियों देखो अंतरिम बजट क्या है? तो अंतरिम बजट 2 स्थितियों में पेश किया जाता है।
पहला यह कि सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का समय न हो, और दूसरा तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाला हो तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अभी साथियों आपको पता होगा कि अभी कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस कारण से अंतरिम बजट पेश किया गया है। अब साथियों देखो, बजट में आय का लक्ष्य रखा गया है 47.66 लाख करोड़। राजस्व प्राप्ति जो है आपका वो 30 लाख करोड़ रुपए है, और पूंजीगत प्राप्ति साथियों कितना है 17.64 लाख करोड़ साथियों है। कितना है 17.64 लाख करोड़ है। देखो पिछले बजट अर्थात 2023 से 24 में अनुमानित आय जो थी वो 45.03 लाख करोड़ तय की गई थी, लेकिन संशोधित अनुमान जो आपका है वो 44.90 लाख करोड़ था साथियों देखो, अंतरिम बजट 2024 से 25 में रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितना 6.2 लाख करोड़ सबसे अधिक दिया गया है। कुल डिफेंस बजट में पिछली बार की तुलना में 12.9% की बढ़ोतरी हुई। पिछले बजट अर्थात 2023 से 24 में यह रकम 5.93 लाख करोड़ था। अर्थात पिछले बजट में साथियों डिफेंस को दिया गया था 5.93 लाख करोड़ और इस बार दिया गया है 6.2 लाख करोड़, और कितनी वृद्धि है तो 12.9% की साथियों वृद्धि है। साथियों देखो, महत्वपूर्ण मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। सॉरी साथियों, महत्वपूर्ण मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है तो रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ दिया गया है साथियों। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को दिया गया है 2.13 लाख करोड़। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ दिया गया है साथियों देखो, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ दिया गया है। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ दिया गया है। दोस्तों देखो, महत्वपूर्ण योजनाओं को दी गई राशियां जो है, इसे मनरेगा को कितना दिया गया है तो 86,000 करोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को दिया गया है 80,671 करोड़ दिया गया है। दोस्तों आयुष्मान भारत को दिया गया है 7,500 करोड़। सोलर एनर्जी या सोलर ग्रिड को दिया गया 8,500 करोड़। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को दिया गया 600 करोड़। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। यानी कि पीएम आवास योजना जो चल रहा है उसमें 3 करोड़ आवास जो है वो प्राप्त किया गया है, और अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास प्राप्त करने का और लक्ष्य रखा गया है। साथियों ये था बजट से महत्वपूर्ण प्रश्न। बजट से एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अंतरिम बजट 2024-25 में, मैंने क्या बोला, अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है तो भूटान को साथियों। किसको? भूटान को सबसे अधिक सहायता राशि देने का अनुदान देने का प्रावधान है साथियों। देखो भूटान को कुल 2068 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 989 करोड़ रुपए साथियों लोन शामिल है। अब साथियों जानते हैं पड़ोसी देशों को कितने कितने दिए जाएंगे तो भूटान को 2068 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, मालदीव को साथियों 600 करोड़ दिया जाएगा, अफगानिस्तान को 200 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़, श्रीलंका को 75 करोड़ और मंगोलिया को 5 करोड़ दी जाएगी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, नए गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है तो नए गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या जो है वो 741 है। कितनी है? 741 साथियों। अब देखो साथियों, यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में 3 जनवरी को पेश किया है। अर्थात साथियों यह जो साथियों रिपोर्ट है हिम तेंदुए की, वह किसने पेश किया है तो केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में 30 जनवरी को पेश किया है। और यह जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई है वो कहाँ हुई है तो नई दिल्ली में हुई साथियों। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हिम तेंदुओं की संख्या जो है वो लद्दाख में है, 477 है हिम तेंदुआ। कितना है? 477 हिम तेंदुआ है साथियों। उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुआ है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? 2 साथियों, और जम्मू कश्मीर में हिम तेंदुआ कितने हैं? 2 साथियों। आपको बताना है सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार कौन बने हैं तो पवन कुमार बने हैं वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार साथियों। अब साथियों जानते हैं और भी महत्वपूर्ण अध्यक्ष और सीईओ के बारे में।
टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया है। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर है साथियों। कौन है? अरुण नायर। साथियों बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? कौन है? नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? विकासशील है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ कौन है? तो संजीव अग्रवाल है साथियों। कौन है? संजीव अग्रवाल। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है? रश्मि शुक्ला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन है? दीपेश नंदा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा साथियों। कौन है? जया वर्मा सिन्हा साथियों। साथियों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? केएन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? मनीष देसाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है साथियों। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केबी हैं। कौन है? साजी केबी नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक हैं राकेश पाल। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ है सीनू अग्रवाल। सीबीआई के नए निर्देशक है प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा या कारिनो है ट्विटर के नए सीईओ साथियों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर है साथियों। कौन है? रवनीत कौर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन। साथियों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? जी राम मोहन राव। और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच साथियों हैं। अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को। साथियों भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक। साथियों पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और यूएई के बीच होता है। दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि किस राज्य ने 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात ने बनाया है। और सागर परिक्रमा का 10वां चरण किस बंदरगाह पर शुरू हुआ है? तो चेन्नई में साथियों शुरू हुआ है। चेन्नई बंदरगाह पर शुरू हुआ है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? दूसरा प्रश्न हमारा है हिम तेंदुओं की संख्या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिक है? और तीसरा प्रश्न आपका है प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।